ओके बेटा, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों की डोमेन और रेंज की बात कर चुके हैं, जिसको मैंने यहां पे समराइज कर लिख दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी यहां पे बता रहा हूं जो एक्सरसाइज 2.1 में भी यूज होगी और एक्सरसाइज 2.2 में भी यूज होगी, मेनली 2.1 में यूज होगी। ठीक है, ठीक, तो हम बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंजेस लिखकर दी हैं, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत अच्छे से, तभी आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज कि आप अपने क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एक बार रिवाइज कर लें, तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा इस चैप्टर के लिए। ओके, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 6 है। सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे बेटा, साइन से। किससे स्टार्ट करते हैं, साइन। क्लियर, तो प्रॉपर्टी है हमारी साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा होगा साइन और ब्रैकेट के अंदर बेटा साइन इनवर्स एक्स, यहां पे साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या है, साइन एक्स। क्लियर, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक्स, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, बट आपको ऐसे कैंसिल कर दिखाना नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि एक दूसरे को कैंसिल कर यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स। सेम थिंग यहां पर भी होगी, ये भी साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, अब सॉरी, इस प्रॉपर्टी को मैंने ये लिख दिया, इस प्रॉपर्टी को भी लिख दिया। बेटा क्या ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिख दी है ये सही है या वो प्रॉपर्टी सही है? नहीं बेटा, अभी ये प्रॉपर्टी सही नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? ये प्रॉपर्टी बेटा तब तक सही नहीं होगी जब तक कि हम ये ना डिफाइन कर दें कि ये जो x की वैल्यू है वो किस इंटरवल से बिलोंग करेगी, दैट मींस वो कहां से कहां तक हो सकती है। ठीक है, सेम थिंग हमें यहां पे भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस x की वैल्यू भी कहां से कहां तक हो सकती है। यदि हम ये डिफाइन ना करें और जहां तक ये डिफाइन होती है उससे आगे या पीछे की वैल्यू की हम बात कर लें, तो फिर हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, गलत। ठीक है, समझाता हूं जरा डिटेल में क्या मैं बोल रहा हूं। तो देखिए ना, मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो x की किस वैल्यू या x की वैल्यू की किस रेंज के लिए एप्लीकेबल होगी। सेम ये प्रॉपर्टी जो है वो x की वैल्यू की किस रेंज के लिए एप्लीकेबल होगी। तो देखते हैं बेटा, देखिए कैसे पता चलेगा हमें कि किस रेंज के लिए एप्लीकेबल होगी। तो यहां पे लिखा होगा साइन, ये मैं अभी हाइड कर देता हूं, तो ये हमारे पास साइन फंक्शन हो गया, और साइन फंक्शन के इक्वल टू में यहां पे क्या लिखा हुआ है, x। दैट मींस हमारे पास साइन यहां पर आएगी क्या, डोमेन, और यहां पर क्या आ जाएगी बेटा, रेंज। साइन यहां पर क्या आएगी, फंक्शन का डोमेन, और फिर यहां पर क्या आएगी, रेंज। चलते हैं अपनी, आपको मैंने अभी भी क्या पाया है, डोमेन और रेंज। तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गई डोमेन, और इसकी रेंज बेटा क्या है, -1 से +1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए किससे, साइन फंक्शन की रेंज से। दैट मींस हमें लिखना पड़ेगा वेयर x बिलोंग्स टू -1 टू +1। ठीक है बेटा, अब जब हमने इस बात को डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू -1 टू +1 से बिलोंग कर रही है, तो फिर हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सही। दैट मींस ये प्रॉपर्टी जो है वो तब तक एप्लीकेबल होगी जब तक x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। यदि इससे ज्यादा या इससे कम होती है तो फिर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, सेम थिंग यहां पर भी होगी कि यदि हम बात कर लेंगे साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x यहां पर इसकी डोमेन, फिर यहां इसकी रेंज। तो ये देखो, ये रहा बेटा आपका साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x यहां पर इसकी डोमेन और यहां पर इसकी क्या है बेटा, रेंज। दैट मींस यहां पर जो x की वैल्यू है वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, तो x की वैल्यू यहां पर बिलोंग करेगी -π/2 से +π/2 वाले इंटरवल से। यदि इस इंटरवल से वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी क्या होगी, सही। ठीक है, तो क्लियर हो गई ना बात, मतलब अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी और कब नहीं होगी, और क्लियर समझ में आएगा, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, साइन इनवर्स x तब होगा जब x की वैल्यू इंटरवल से बिलोंग करे। साइन इनवर्स साइन x
इक्वल्स टू एक्स तब होगा बेटा जब एक्स की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करे। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं जरा एग्जांपल देकर। तो उससे पहले मैं आपको एक बात यहां पे नोट करवा दूं। ये तो हो गई बात क्या कि जब x की वैल्यू इससे बिलोंग करेगी तो ये हो जाएगा। यदि x की वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करेगी तो व्हाट बी विल डू, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जरा मैं लिख देता हूं यहां पे, इफ x नॉट बिलोंग्स टू -1 टू +1, इफ x नॉट बिलोंग्स टू, बेटा ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1, then sin इनवर्स x कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी वैल्यू आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको। ये देखो, यदि मैंने आपसे कह दिया साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन इनवर्स 1 क्लियर है, साइन इनवर्स x, दैट मींस यहां पर x था ना और यहां पर भी ये x की वैल्यू भी है, तो x की वैल्यू क्या है 1। और आपने क्या बोला था कि यदि हमारे पास x की वैल्यू -1 से +1 तक रहे तो फिर साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो यहां पर जो वैल्यू है वो 1 है ना, दैट मींस इस इंटरवल से क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, इस इंटरवल से क्या कर रही है बेटा, बिलोंग कर रही है। ये आपका क्वेश्चन था, तो आप क्या लिख दोगे, सिंस 1 belongs to -1 to +1, therefore sin inverse 1 is equals to what, 1। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स, सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा 3, क्या लिख दिया 3, और फिर मैं आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सिंस या सॉल्यूशन इसका, ये इसका सॉल्यूशन क्लियर है, सिंस 3 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, therefore sin inverse 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है आपको बात, ठीक है। तो आपने बताया ना -1 से +1 मतलब क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, तो इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं, इसलिए डिटरमाइंड नहीं होगा। मैं यहां पे लिख कर देता हूं आपको, sin इनवर्स 5 नॉट डिटरमाइंड। मैंने आपको यहां पे लिख कर दिया sin इनवर्स -3 नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली, if x not belongs to closed interval π/2 to +π/2, आपने कहा if x not belongs to closed interval -π/2 to +π/2, then b will transform x in such a way that x will belong to closed interval -π/2 to +π/2। ठीक है बेटा, तो यहां तो हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा आपको ये लिखना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बट यदि यहां पर कंडीशन ये बन रही है, क्या बन रही है बेटा कंडीशन, ये कंडीशन, ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि यदि इससे बिलोंग कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं, आप सीधा लिख दोगे sin इनवर्स x is equals to x। but if x not belongs to this interval, then क्या करेंगे हम, तो फिर बेटा जो भी ये x रहेगा इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म से करने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि वो इस इंटरवल में आ जाए। अभी एग्जांपल लेकर आपको करके दिखाता हूं, 11th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो यदि x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करती है, then we will have to transform x in such a way that x will belong to this interval। okay, एग्जांपल लेके समझाता हूं। चलिए मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें जो x की वैल्यू हो वो इस इंटरवल से बिलोंग ना करे। ठीक है, फिर देखते हैं उसको कैसे बेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, देखिए जरा, साइन इनवर्स साइन, मैं यहां पे ले रहा हूं कोई ऐसा इंटरवल से बिलोंग ना करे, तो मैं ले लेता हूं 3π/5। 3π/5 कितना होता है बेटा, 3π/5
तो 3π/5। तो बेटा देखो यहाँ पाई का क्वेश्चन कितना होता है, पाई इज इक्वल टू होता है आपका 180। ठीक है, 180 कब होता है, जब हम बात किसमें कर रहे हैं, इन रेडियंस, इन रेडियंस। ठीक है बेटा, और यदि हम इसकी बात किसमें कर रहे हैं, रेडियंस में कर रहे हैं तो ठीक है, और यदि हम इसकी बात नंबर्स में कर रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, यदि हम इसकी बात नंबर्स में कर रहे हैं तो ये होता है 3.14। ठीक है, ये क्या होता है 3.14। क्लियर। तो बेटा चलिए ये बात आगे दिमाग में, तो आपको एक और बात बता दूं कि ये भी आप समझ लीजिए कि 3.14 जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, रेडियंस में 180। ठीक है, 3.14 जो वैल्यू होती है ना वो रेडियंस में किसके इक्वल होती है, 180। दैट मींस यदि आपसे पूछ लिया जाए 3.14 की वैल्यू रेडियंस में क्या होगी, ठीक है, तो आप हमेशा बेटा क्या बोलोगे, 180। क्यों, क्योंकि 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की। ठीक है, 3.14 किसकी वैल्यू है, पाई की। इसकी बात करता हूं, ये दिमाग में आ गया, बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने आपको जाते जाते बता दिया। ठीक है, कि पाई की वैल्यू 3.14 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अभी हम क्या कहने लगे कि पाई का कितना होता है, 180। तो आप कह रहे होगे सर मैथ चेंज होती रहती है क्या, नहीं बेटा। ठीक है, आप पाई की वैल्यू 3.14 तो पढ़ते हो ना, तो कहां पे पढ़ते हैं, रियल नंबर से पढ़ते हैं। क्लियर है, और ये जो रियल नंबर की वैल्यू 3.14 है वो रेडियंस में किसके इक्वल हो जाती है, 180 के इक्वल हो जाती है। क्लियर है ना बात, जैसे वैसे ही सोच लो, घर में आप अपने मम्मी के बेटे रहते हो, स्कूल में पहुंचते हो तो क्या बन जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो। ऐसे ही यहाँ पर कि अब ये वैल्यू कितनी है बेटा, 3.14, और फिर जब ये रेडियंस में आ गई तो ये कितनी बन जाती है, 180। चलिए अब अपने मतलब की बात करते हैं। तो ये देखिए जरा, तो हम आपको बताना चाहते थे कि एंगल है कितना, ये चेक करना था कि इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखो पाई से प्लस कितना होता है बेटा, पाई प्लस होता है 180। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 3π/5। दैट मींस 3 into 180 upon 5। 5 से 180 को कैंसिल करें तो 5 3 या 15 कितना आता है, 3 5 6 या 30, 3 into 36 करते हैं हम, तो बेटा ये हो जाता है 108। क्लियर, और 108 जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है, इससे -π/2 to +π/2। क्लियर है, समझ में आ गई बात, मतलब इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने चेक कर लिया कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा था कि यदि x की वैल्यू इससे बिलोंग करती है तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन यदि x की वैल्यू इससे बिलोंग नहीं करती है तो फिर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं ये सिखाना चाहता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्म करना कैसे है। तो पहले भी हमने क्या चेक कर लिया कि ये वैल्यू जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करें कि वो इससे बिलोंग करने लगे। तो देखिएगा, तो हमने चेक कर लिया कितना है, 108 -90 से +90 के बीच में तो नहीं आता ना, +90 के बाद ही आएगा। क्लियर, तो देखते हैं तो आप पहले क्या लिख दोगे, पहले आप ही लिख दोगे क्लियर कि जो हमारी प्रिंसिपल रेंज है उससे बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, आप क्या लिख दोगे, सबसे पहले आपको ये चेक करना है यदि ये बिलोंग कर रही है तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, x। दैट मींस यदि सपोज करो यहां पे लिखा होता, चलो मैं बताता हूं उसके बारे में, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप क्या लिख दोगे, 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to +π/2। ठीक है, तो पहले आपने बात नोट कर ली। अब देखते हैं, फिर हम इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म। तो कैसे करें ट्रांसफॉर्म, साइन इनवर्स साइन, क्या लिखा हुआ बेटा, 3π/5। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, आप जब बेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो आप जब इसको स्प्लिट करोगे जो आपने 11th क्लास में किया था, तो स्प्लिट को इस तरीके से करना है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बेटा ये वैल्यू चेंज हो गई और इस साइन की जगह कोई और दूसरा रेशियो आ गया और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और आपको ये बहुत अच्छे से मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूं, यदि हम चाहते हैं कि हमारा रेशियो, हमारा फंक्शन चेंज ना हो, तो हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि इसमें क्या है, पाई ± थीटा या फिर 2π ± थीटा। ठीक है, आप बिल्कुल भी π/2 ± थीटा या 270 ± थीटा का यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें ये रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप इसका यूज करोगे π ± थीटा या फिर 2π ± थीटा। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस 2π/3 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा। चेक कर लीजिए आप अच्छे से, यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा 5 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। दैट मींस ये चीज लिखी हुई है। एक और भी चीज आपको चेक करना है, जितना मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, देखिए जरा
आपने जब पाई माइनस 2π/3 किया तो आप किस कोऑर्डिनेट में पहुंच गए? एक बार ध्यान कर लेते हैं जरा अच्छे से। आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं? ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये रहे, ठीक है। ये क्या होता है 0, ये क्या हो जाता है π/2, ये क्या होता है बेटा पाई, और ये कितना है हमारे पास 3π/2। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था ऑल स्कूल टू कॉलेज, पढ़ाया था कि नहीं? तो यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास केवल साइन और कोसेक रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। तो हमने कहा देखिए जब प्लस करते हैं तो हम चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब हम कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस करेंगे तो कैसे चलेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और जब माइनस करते हैं तो हम कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ अच्छे से बनाकर, आपके दिमाग में चीज रहनी चाहिए, एक तो आप प्रॉब्लम में जाओगे। चलिए यहाँ चलिए यही बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप जरा, ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास π/2, ये आपके पास बेटा पाई, और ये हो गया आपका 3π/2। क्लियर है? चलिए देखिए जरा, तो यदि हम प्लस करते हैं डेट मींस हम इस तरीके से चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जब हम माइनस करते हैं तो हम इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, पाई माइनस, मतलब पाई में से मैं क्या कर रहा हूं? माइनस, दैट मींस ऐसे चलूंगा। और जब मैं ऐसे चलूंगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूं? जब पहुंच रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट। और आप ये पढ़ चुके हो ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो ये भी कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन 180 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट यदि ऐसा आ रहा है जिसमें हमारा फंक्शन पॉजिटिव नहीं है तो हम फिर फंक्शन के आगे क्या लगा देते हैं? नेगेटिव साइन। और यदि हमारा फंक्शन उस क्वाड्रेंट में आ रहा है जिसमें हमारा फंक्शन पॉजिटिव है तो फिर हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा साइन किस फंक्शन में आ रहा है? उस फंक्शन में आ रहा है हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव। दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? 2π/3, सॉरी 2π/5। कितना हो गया बेटा? 2π/5। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या ये वैल्यू हमारे इस रेंज में आई या नहीं है। तो 2π/3, π/3 की वैल्यू कितनी थी? 36। 36 इंटू आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। 72 माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ जाएगा। दैट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2π/3, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू प्लस π/2। तो बेटा ये हमारा तरीका रहता है क्या कि हम यदि हमारे पास जो एंगल है वो या x की जो वैल्यू है वो हमारे रेंज से बिलोंग नहीं कर रही है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके उस रेंज में ले आते हैं, तब जाकर हमारा आंसर क्या होता है? सही, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक एग्जांपल, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके पास एक एग्जांपल, ठीक। अगर इसका एक और आपको शॉर्ट एग्जांपल समझा देता हूं जिससे आपके पास समझ में आ जाएगी कि हमारी ये रेंज यदि हमारी ये वैल्यू, चलिए ऐसे बता दूं, यदि हमारी ये वैल्यू जो है ना वो इस रेंज में आ रही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं ट्रांसफॉर्म करना है, फिर आप सीधा आंसर लिख दोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता क्या, यदि यहाँ पे लिखा होता ओनली π/5, क्या लिखा होता बेटा? π/5 लिखा होता, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता? साइन इनवर्स साइन π/5। तो π/5 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 36। और माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आपका 36 तो आ जाएगा। तो फिर आप इसका सीधा आंसर क्या लिख देते? π/5। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है, चलते हैं आगे। मैं इसको रफ करता हूं और फिर हम इसी तरीके से बात किसकी करेंगे बेटा? कॉस की। तो देखिए बेटा, सेकंड वन इज व्हाट? कॉस। कॉस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। और ये हमारा है बेटा यहां पे कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एक्स, ठीक है। ये तो हमें पता है, लेकिन हमें यहां पे भी क्या कहना पड़ेगा? वेयर एक्स बिलोंग्स टू, क्लियर हो रही होगी आपको बात? फंक्शन की डोमेन और यहाँ पे क्या? रेंज। तो देखिए आप वहां पर कॉस की बात कर रहे हैं, इनवर्स की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है बेटा? -1 to +1। फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन रेंज
फंक्शन डोमेन रेंज, तो रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए -1 टू +1, दिख रहा है आपको, तो रेंज क्या होनी चाहिए, फंक्शन है ये रहा फंक्शन, ये डोमेन और ये क्या है रेंज, और ये रेंज, दैट मींस ये कब डिफाइन होगा जब x किससे बिलोंग करे, cos की रेंज से, जो कि क्या है -1 टू +1, ठीक है। सेम थिंग हम यहाँ पे नोटिस कर लें cos इनवर्स, तो cos इनवर्स तो यहाँ पे ये भी कब सही होगा बेटा, तो ये भी तब सही होगा जब x की वैल्यू इसकी रेंज से बिलोंग करे, तो cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 टू पाई, क्या है बेटा 0 टू पाई। सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी क्या, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, लेकिन if x not belongs to closed interval 1 to pi, then cos inverse x cannot be determined, तो हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या है, एग्जांपल देता हूं इसका, तो देखिए सपोज करो मैंने आपसे कह दिया cos इनवर्स, और यहां पे मैंने वैल्यू ले ली क्या 5, क्या ले ली बेटा वैल्यू 5, तो आप ये देखो क्या 5 -1, देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं किस इंटरवल क्या है बेटा हमारा, उसने क्या बोला है कि x किससे बिलोंग करना चाहिए -1 टू +1, दैट मींस x की वैल्यू क्या होना चाहिए -1 0 1, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, मतलब 5 ना -1 है ना 0 है ना 1 है, तो फिर इसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए, लेकिन यदि मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं कि हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये इस तरीके से आ गया cos इनवर्स 0, तो आप फटाफट क्या बोल दोगे 0, क्योंकि 0 की वैल्यू जो है वो इससे बिलोंग कर रही है, इसीलिए आपने उसका आंसर क्या रख दिया बेटा 0। क्लियर हुई ना आपको ये बात, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की हम, तो देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक। तो देखें अब यहां पर भी हम बात कर लें इफ x not belongs to 0 to pi, यदि x बिलोंग नहीं कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो फिर हम क्या करें, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे then we can transform x in such a way that x will belong to closed interval 0 to pi, दैट मींस हम x को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे जैसे अभी अपन ने लास्ट साइन के साथ किया था, ठीक है, कि जो हमारा x रहेगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करने लगेगा, क्लियर है बात। चलिए ठीक है, देखते हैं कि ये करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा, कि क्या होता है इसका। तो देखो इसका भी एग्जांपल ले ले रहा है कुछ, ठीक है, तो इसका भी कुछ ऐसा एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं जो इस रेंज से बिलोंग ना कर रही हो x की कोई वैल्यू, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहां पे ले लिया cos इनवर्स cos 5 pi/4, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं इसकी वैल्यू निकाल, ठीक है। 5 pi/4 आप कैलकुलेट कर लोगे, कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो आप एक उससे देख लो 5 pi/4 की वैल्यू कितनी होती है 45, कितनी होती है 45, pi/4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 45, क्लियर है। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5 pi/4, मतलब क्या कर दोगे 45 into 5, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कितना हो गया 2 to 5, और 2 to 5 हो गया, तो मतलब 0 से 180 के बीच तो किसी वैल्यू से बिलोंग कर नहीं रहा, क्योंकि ये तो 0 से लेकर 180 और ये कितना हो गया 2 to 5, मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखो बेटा, तो हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो आप लिख दोगे सिंस 5 pi/4 नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi, तो ये तो हो गई बात क्लियर। तब हमें इसको क्या करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म, यदि बिलोंग कर रहा होता जो यहां पर होता सीधा आंसर आ जाता, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो करते हैं cos इनवर्स
cos। अब यहां पर है बेटा 5 पाई बाई 4, इसको भी हमें स्प्लिट करना है, अभी भी बताया था, पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में करोगे या 2 पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म में करोगे, और हम पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे स्प्लिट करें। तो बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करें, 5 पाई बाई 4 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर देंगे, 5 पाई बाई 4 लिखा हुआ, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन का एलिमेंट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग करना है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा बेटा, 5 पाई बाई 4। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको स्प्लिट करके दिखा देता हूं। तो यहां पर हमारे पास है बेटा cos, 5 पाई बाई 4 में क्या स्प्लिट कर दें, तो बेटा हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 4। देखो जरा ध्यान से, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, यदि एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4, 4 प्लस 1 पाई, मतलब 4 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 4। तो समझ गए हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए कि हमने ये लिख तो दिया, इसका क्वाड्रेंट भी चेक करना है बेटा कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो पाई प्लस, मैंने आपको बताया था जब प्लस करते हैं तो इस तरीके से चलते हैं, एंटी क्लॉक पाई। तो जब प्लस हो गया, ये था पाई हमारा, ये बेटा क्या था हमारा पाई, और पाई में आपने क्या कर दिया प्लस, तो दैट मींस आप इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cos तो कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख दोगे, cos इनवर्स माइनस cos पाई बाई 4। हो गई ये बात, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना बेटा, देखो जरा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था cos माइनस x क्या हो जाता है cos x, वो कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगी, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी। आपने कहा यदि आप इसको ऐसा लिखते रहो ना, cos माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू ऑफ cos पाई बाई 4, ये तो बेटा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन चेंज कि नहीं हो जाएगा। आप इस जैसे माइनस को आपने कहा कि सर ये जो लिखा हुआ है, देखो मैं समझाता हूं आपको, शायद आपको कंफ्यूजन हो। देखो हम देखो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का cos, ये इस ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, माइनस का cos पाई बाई 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, यदि आपने ऐसा लिख दिया, और 11th क्लास में आप एक पढ़कर आ रहे हो क्या, प्रॉपर्टी कि cos माइनस एक्स क्या हो जाता है बेटा, प्लस का cos x हो जाता है, पढ़ा था नहीं। तो फिर यदि इसको हम अप्लाई यहां पे कर दे रहे हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का cos पाई बाई 4 हो जाएगा। फिर तो बेटा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, पूरा हो गया कि नहीं, ठीक है, फिर तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या cos इनवर्स से सीधा क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 4 आ जाएगा, ऐसा कि नहीं, ये तो गलत है, ये कभी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ना cos की भी और sec की भी, sec में भी चलता है कुछ इस तरीके से, sec माइनस x इज इक्वल टू ऑफ sec प्लस x, ये दोनों प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेबल नहीं होंगी, ध्यान से समझ लीजिए, याद रख लीजिए, ये प्रॉपर्टी दोनों ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती थी, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos माइनस x इक्वल्स टू cos x, sec माइनस x इक्वल्स टू sec x प्रॉपर्टी बिल्कुल भी यूज नहीं होगी। क्लियर है, चलिए, तो मतलब ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज नहीं होगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज नहीं होगी। फिर हम क्या करें, सॉल्व तो करना है, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम ये देखेंगे जरा, क्या देखेंगे कि हमारा cos जो है वो भी हमारे पास कितना आ गया, cos माइनस का cos पाई बाई 4 आ गया। हमें कुछ इसको इस तरीके से लिखना है कि हमारी इस रेंज में भी आ जाए और इसका माइनस साइन भी क्या हो जाए, हट जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करें हम बताइए क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं, देखो यार किस तरीके से। तो आपको ये पता है ये माइनस साइन है, तो पाई cos जो है, पहले आप ये देख लिया करो, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपका सिर्फ यहां माइनस साइन आ गया, तो आप पहले ये देख लो कि जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास 3 क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, किस में, क्योंकि ऑल इक्वल टू कॉल, इसको छोड़ दो आप, इस वाले क्वाड्रेंट को छोड़ दो, तो इस इन तीनों में क्या रहेगा, सॉरी आपके पास जो ये cos है ना वो इसमें तो पॉजिटिव रहता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा सारे के सारे ही पॉजिटिव रहते हैं, तो बची ये 2 क्वाड्रेंट, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या रहेगा, नेगेटिव। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, आपको दिमाग ये लगाना है कि हम इस cos को कुछ इस तरीके से या उस क्वाड्रेंट में अरेंज कर दें
जिसमें नेगेटिव रहता हो, ठीक है, जिसमें क्या रहता हो नेगेटिव, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी हो जाए कि जो भी एंगल सॉल्व करने पर आए वो इससे क्या हो जाए, बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो यदि मैं इसको भेजता हूं किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान से देखो थर्ड क्वाड्रेंट से तो मैं इसको उठा के लाया हूं, अभी क्या लिखा था पाई प्लस मतलब ये क्वाड्रेंट, ठीक है, उठा के यहां पे लाया ना, तो मतलब किस क्वाड्रेंट में ले चलूं, क्योंकि देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें ले जाऊंगा मैं, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए मुझे यहां पे लिखना चाहिए cos पाई माइनस पाई बाई 4, cos पाई माइनस पाई बाई 4, ये लिखना चाहिए कि नहीं, देखो जरा ध्यान से, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, आप पहुंचे हो इस वाले क्वाड्रेंट में, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो अगेन फिर से क्या आएगा माइनस का पाई बाई 4, लेकिन इसको मैं कर देता हूं सॉल्व और देखता हूं कितना आता है, तो cos यहां एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 3 पाई बाई 4, कितना आ गया बेटा 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 मतलब कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप देखो जरा 3 पाई बाई 4 दैट मींस 3 into 45, और 3 into 45 आप कर देते तो कितना आता है बेटा, तो आता आपका 135 आ जाएगा, 135, ठीक है, कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा, देखो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 13, और 135 जो है वो आपके किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि बेटा बिलोंग करना है हमारे 0 to पाई वाले इंटरवल से, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको इसको समझाता हूं, क्योंकि बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता। देखो हमारे पास वैल्यू क्या थी 5 पाई बाई 4, चाहिए क्या थी ऐसी वैल्यू जिससे क्या करें बिलोंग, हमने इसको पहले क्या किया बेटा स्प्लिट कर क्या आया, स्प्लिट कर हमारे पास आया पाई प्लस पाई बाई 4, क्लियर है, पाई प्लस पाई बाई 4 आया, हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, तो पाई प्लस, दैट मींस हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है नेगेटिव, तो हम यहां पे क्या लगा दिया नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि cos, देखो मैं लिखता हूं, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, cos हो sin हो कुछ भी हो, पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सीधा cos थीटा हो जाता है, बस हमें देखना ये पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में होता है उसके हिसाब से हम क्या लगा देते हैं माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि पहुंच गया था थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए आपने इसमें क्या लगा दिया बेटा माइनस, अब माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब ये देखना है कि cos किन क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फोर्थ में cos भी पॉजिटिव, ठीक है, बचे ये दो क्वाड्रेंट जो बचे हैं, इनमें से भी हम cos को लाए इस क्वाड्रेंट में से, तो बेटा अभी हम इसको लेकर आए थर्ड क्वाड्रेंट में था ना पाई प्लस मतलब क्या थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट से लेकर आए, तो वापस से तो उस क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे, तो फिर इसको कहां ले चलें सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले चलेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होता है माइनस, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले चलें, तो पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, पाई माइनस कर रहे हो तो आप कहां जाओगे सेकंड में पहुंच गए, और आपके पास क्या आ गया 3 पाई बाई 4, और ये आपका आंसर हो गया, क्लियर बेटा, चलिए ये हो गई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट मींस आपके जेईई मेंस टाइप के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको रफी कर दे रहा हूं, या आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं रफ, और मैं इसी पे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, सॉरी जेईई मेंस टाइप के पेपर्स में पूछे जाते हैं, मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको सबके एक टाइप कराकर दे रहा हूं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो इसी का है, ये एक एग्जांपल दे दिया था मैंने, सेकंड एग्जांपल देखो, सपोज करो आपको वैल्यू दे दी गई कुछ इस तरीके से cos इनवर्स cos 3, और आपसे पूछा जा रहा है इसका आंसर, ठीक है, cos इनवर्स cos 3, अब आपका दिमाग होगा खराब, किस तरह cos इनवर्स cos 3, तो देखो बहुत सारे बच्चे तो अभी भी जो मैंने बताया था इस साइड लेफ्ट साइड में क्या बताया था cos इनवर्स इनवर्स 3 ये बताया था, तो आपने कह दिया सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये कह दिया था, बोले सर सेम चीज तो है, ध्यान से देखो जरा, यहां पे था cos और अंदर में क्या था cos इनवर्स, यहां पर cos इनवर्स कब है बाहर और cos कब है अंदर, दैट मींस इस टाइप का क्वेश्चन तो है, इस टाइप का है, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे देखेंगे नहीं, बोले सर ने एग्जांपल दिया था मार दो जल्दी से, क्या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से देखते चलो ना, ध्यान से बिल्कुल, ये देखो, तो ये जो वैल्यू है ना बेटा 3, ये जो 3 वैल्यू है, यदि ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रही होगी,
तो हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे, और नहीं कर रही होगी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 3, किसकी वैल्यू होगी, ये x की, तो ये इससे बिलोंग कर रही है कि नहीं, तो देख लेंगे। तो देखो हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, 0 to पाई। ध्यान से देखते चलना बेटा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और बच्चों को समझ नहीं आता है। तो मतलब कहां से कहां तक बात हुई, 0 से पाई। और ये आप बहुत 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है कि नहीं। तो 0 से 3.14 हमें क्या दी गई है रेंज, मतलब इसी चीज को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 0 to 3.14। ध्यान से समझना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 ही तो होती है बेटा। तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो 3 है, ये जो 3 है वो इन दोनों के बीच में तो आ रहा है, कहीं आ रहा है कि नहीं। तो यदि बीच में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारा इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। समझे आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना आपको, चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जरा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा और टफ ले लेगा। सपोज करो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया, क्या, cos इनवर्स cos 5, और आपसे बोला जा रहा है इसका आंसर बताइए, तब क्या करोगे। तो अभी तो क्लियर दिख गया था कि जो 3 था वो बिलोंग कर रहा था किससे, 0 to पाई से, डेट मींस 3 बिलोंग कर रहा था 0 से 3.14 बिलोंग कर रहा था। ठीक है, बट अब तो पंगा हो गया, ये क्या आ गया 5। तो बहुत सारे बच्चे तो आंसर क्या डाल देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। पर पता करते हैं कि डिटरमाइन करता है कि नहीं। ठीक है, पता करते हैं कि डिटरमाइन करता है कि नहीं। तो ठीक है बेटा, ये काम करते हैं, ये क्वेश्चन है आपको भी इसमें होमवर्क। ठीक, सारे बच्चे सॉल्व कर कर कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे बना या नहीं बना। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 10। सारी बातें ध्यान से समझिए, बहुत क्लियर मैं सारी बातें पढ़ा रहा हूं। चलते हैं 10, इसमें रफ करता हूं। तो हम थर्ड बात करते हैं बेटा किसकी, 10। तो सेम कंडीशन यहां पे भी होती है 10 इनवर्स x, ये भी क्या हो जाता है बेटा, x। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, x। ऐसे ही यहां पे मैं लिख दूं 10 इनवर्स 10x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x। बट कंडीशन तो वही है कि हमें इसकी क्या बतानी पड़ेगी, x जो है किससे बिलोंग करता है। यहां पे भी क्या बताना पड़ेगा कि x किससे बिलोंग करता है। ठीक है, वेयर x, तो दो को देखकर आप बता दोगे कि x किससे बिलोंग करेगा। तो देखो बेटा, फंक्शन डोमेन रेंज, देखिए फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन रेंज।